कर देता हूं, आपकी बात को मैं सिंपल टर्म्स में बता देता हूं क्या है। देखिए, पाकिस्तान जो है आज उसके पास बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज आज वो एक बहुत अहम बन गया है रीजनल प्लेयर इन वेस्ट एशिया। उसके पास जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तीनों की तीनों बड़ी ताकतें उसके साथ हैं। एक सबसे बड़ी कमजोरी जो सिर्फ पाकिस्तान ही हल कर सकता है वो उसकी गवर्नेंस है। आपको पैसे मिलेंगे पर वो जो आप अपना गवर्नेंस अगर ठीक करेंगे तो आप बहुत बड़े कामयाब मुल्क बन सकते हैं। तो सरकार को कह रहे हैं, आप मिलिट्री को कह रहे हैं, गवर्नेंस क्या मतलब? मैं प्रधानमंत्री को वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको बोल रहा हूं। जहां तक आसिम मुनीर का सवाल है, ही इज डूइंग अ एक्सीलेंट जॉब। You see the foreign policy, security policy, geopolitics of Pakistan is run by the Pakistan Army Chief. बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ। But governance should be the responsibility of the Pakistan. लेकिन वहाँ तो पत्ता नहीं हिलता, वहाँ मिलिट्री के कहे बगैर, ISI के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता वहाँ। ये तो उनका मसला है ना, वो उनको ठीक करने दीजिए आप। अगर वो नहीं कर पाएंगे, आप ये कह रहे हैं कि उसके पास बड़ी ही सोने की मुर्गी है वो, कि उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन उसको कैश नहीं करा पा रहा है। वो उनकी प्रॉब्लम है। दैट्स इट, इज ए डोमेस्टिक मैटर। गवर्नेंस में क्या दिखते हैं मुझे भी पता है, आपको भी पता है, उनको भी पता है। इसलिए वहाँ इतनी गरीबी है कि हर चीज के लिए वहाँ राइट हो जाते हैं, आटे को लेकर, अंडे को लेकर। वो उनकी गवर्नेंस का इशू है, दे हैव टू रिजॉल्व। अगर वो कर लेंगे तो वो एक काफी अच्छी, देखिए आज उनकी, क्योंकि मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ। देखिए, अभी ताजा ईरान से लौटी हूँ और ईरान ने जो प्रोग्रेस किए है, मतलब जिससे मैं कहती हूँ कि अगर आप बुराई भी करना चाहें उस देश की तो नहीं कर पाएंगे। उनका आप ये देखिए कि पूरा ट्रेन नेटवर्क उन्होंने जो तैयार किया है, साइंटिस्टों की फौज खड़ी कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का, ऐसे ऐसे पुल बना रहे हैं, वहां की औरतें बना रही हैं पुल। लेकिन यही अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जो हमारे पास रेलवे है वो उनके पास भी थी, उन्होंने तो खत्म ही कर दिया। अंग्रेजों ने जो रेल बनाई उसको भी तबाह कर दिया। मैं वही आपसे कह रहा हूं, अभी जैसे सीपैक उनके पास आया था, आज वो बात कर रहे हैं सीपैक 2 की बात हो रही है। तो अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो सीपैक 1 था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, फॉर वेरियस रीजन वो कहीं पे कमी पेशी रह गई। ये सब गवर्नेंस की बातें तो होगा डेवलपमेंट। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, आप देखिए ईरान से तो कंपेयर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ईरान एक अलग टाइप का मुल्क है जिसकी आपको शायद आपके दर्शकों को मालूम नहीं होगा। उनकी जीडीपी सिर्फ 300 बिलियन है। वो लड़ाई कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी 32 ट्रिलियन है। वाह, ये आप समझने की कोशिश करिए। वहां पर सब पढ़े लिखे लोग हैं ईरान में। ईरान से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, पाकिस्तान के पास आज जो अपॉर्चुनिटीज हैं और वो कम नहीं हुई हैं, वो बड़ी हैं। इस जंग में और बढ़ी हैं उसके जी पास। हाँ, पहले फैसिलिटेटर था, उससे मीडिएटर बना, उसके बाद रीजनल पावर बना, आज वो एंकर है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। इतनी तरक्की कर गया है पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में, सिक्योरिटी पॉलिसी में, ऑल बिकॉज ऑफ द जीएचक्यू। लेकिन उनके सिटीजन्स को कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो दैट इज द गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर जीएचक्यू का देखिए, जीएचक्यू का क्या रोल है गवर्नेंस में, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। जीएचक्यू का मैं एक आपको बता दूं, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी में they have done an excellent job and they have a very good understanding of how the world is changing. अभी एक और खबर छपी है एएनआई में, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इंडस वाटर ट्रीटी पे मैं बातचीत करूं, एएनआई ने खबर छापी है और अहम खबर है क्योंकि पाकिस्तान को यही माना जा रहा है कि हर जगह तराजू बन के घूम रहा है कि इधर भी इसको संभालना है, उधर भी उसको संभालना है, कि सऊदी अरब ईरान के बीच इन्होंने एक डील कराई और ये बताया जा रहा है कई महीने पुरानी बात है। ये अभी इसको ये लीक हुई है खबर, जिसमें बाकायदा वहां के दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक प्राइवेट ऑयल डील को ईरान में, जो डिप्लोमेट्स के बीच डील थी, उसको इस्तेमाल किया सऊदी अरब को बचाने के लिए ईरान के अटैक से। एएनआई ने अभी ये खबर छापी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो खबरें छपती हैं, मैं अपनी एनालिसिस करता हूं फैक्ट्स पर। आई डोंट गो बाय देयर रिपोर्ट्स। मैं ज्यादा इनको अहमियत देता नहीं हूं, पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आज जो है पाकिस्तान जो पब्लिकली कह रहा है वो एक बात है, अदरवाइज पाकिस्तान जो बैकडोर में या मतलब पब्लिक के उसमें नहीं बोल रहा है, सऊदी से, ईरान से, वो सब पाकिस्तान की बात मान रहे हैं और इज्जत कर रहे हैं। मैं ये आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ईरान को भी देखिए, एमओयू जो है, एमओयू को उन्होंने नाम ही दिया है इस्लामाबाद एमओयू।
वो इस्लामाबाद की ख्वाहिश से हुआ है, ना, क्योंकि नहीं, वो उनके यहाँ हो रहा था। ईरान देखिए वो डेस्टिनेशन था, तो इसलिए इस्लामाबाद बन गया। नहीं, ईरान वो मुल्क नहीं है। ईरान जो है इमोटिव तरीके से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाएगा। नहीं, उन्होंने फिर जो डेलीगेशन गया, जो फ्यूनरल में अयतुल्ला अली खामनेई के फ्यूनरल में जो पाकिस्तान से डेलीगेशन गया, उसको भी अलग ही इज्जत दी। तो और इतना हाई पावर डेलीगेशन के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही पहुंच गए थे। वही तो आपसे कह रहा हूं ना। अभी एक और खबर आई थी कि उनके जो ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में थे। तो ठीक है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं तो वो बॉर्डर की भी बात हुई होगी था। हमने जंगें लड़ी, कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई भी दोनों साइड ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि शायद हम दोनों समझ रहे थे कि हम एक ही सिविलाइजेशन है। हिंदुस्तान एक वो सिविलाइजेशन है जो एक नहीं है, वो एक रेनबो है सिविलाइजेशंस का। यहाँ पर वैदिक पीरियड है, हिंदू किंगडम्स रही हैं, मुगल एम्पायर रहा है, ब्रिटिश एम्पायर रहा है, सब रहे हैं यहाँ पर, एंड दैट इज व्हाट इंडिया इज। अब अगर आप उसमें से 200-250 साल का इतिहास हटा दे तो उसमें दिक्कत है ना, बिकॉज है तो वो आपका कल्चर ही। अब आप रिवर्स में तो वो नहीं हटा सकते ना, पानी तो वहीं बहेगा। तो कहने का मतलब ये है, द वेरी फैक्ट कि आज ये नौबत आ गई है कि हम पानी की बात कर रहे हैं, उनको पानी का जो डेटा है वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधी सी जाहिर बात है हम अपनी सिविलाइजेशन को भी कहाँ मान रहे हैं। आप ये भी तो बात देखिए ना, क्योंकि सिंदूर के वक्त में भी तो यही बात हुई थी कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। तो ये किसी भी सरकार ने हिंदुस्तान की पहले नहीं किया है, और हमने बहुत जंगें लड़ी हैं, जाहिर क्योंकि ये तो देखिए, ये ट्रीटी 1960 में बनी थी और ये बात क्लियर हो गई थी कि ये रिवर्स तो सिविलाइजेशन के साथ चलती है। और मेरे हिसाब से आज जो है दुनिया में टेररिज्म, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, टेररिज्म कोई इशू नहीं है। हम जाके बोलते रहते हैं, कितने लोग मानते हैं हमारी बात मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि एविडेंस ये है कि पाकिस्तान भी बोलता है कि ये टेररिज्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो वो नलीफाई हो गया। अगर सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि टेररिज्म से जो बड़ा इशू आज बन गया है वो पानी का है। पानी का इसलिए है कि एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नदियों के अंदर जो है मौसम बदल रहे हैं, कई चीज़ें हो रही हैं। इस टाइम पर डेटा शेयर करना, इस टाइम पे बताना कि हम जो अपनी नदी है उसके ऊपर हम नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो क्या होगा, ये सब शेयर करना हमारे लिए ज़रूरी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम एक ही सिविलाइजेशन के हैं। आपकी बात दुरुस्त है बिल्कुल, लेकिन नहीं, मेरी बात ही खत्म नहीं हुई। आपने ये बहुत अहम बात शुरू करी है जिसको पूरा खत्म करना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, वहाँ भी जैसे आप बोल रही हैं गुर्बत है, एग्रीकल्चर वहाँ बहुत है। उनको जो अगर उनको आप नहीं देंगी टाइम के ऊपर तो उनके एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अब इसमें चीन भी शामिल हो गया है, पर चीन जो है वो हमारी सिविलाइजेशन का नहीं है, ठीक है ना। उनकी भी एक नदी है जो उनका ब्रह्मपुत्र है, पर इंडस जो है वो आती सब वहीं से ही है, आती वहीं से है, पर ये तो हमारी सिविलाइजेशन की बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे दोनों मुल्क हमने तय किया था 1988 में, एक अग्रीमेंट करा था हमने, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो ने, कि हम जो है अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की लिस्ट को 1 जनवरी हर साल एक्सचेंज करेंगे, और वो हमने फिर उसको रेटिफाई किया। देखिए, वो रेटिफाई करने के बाद ये हुआ, और उसके बाद हर साल जो है हम उसको एक्सचेंज करते हैं। तो आप न्यूक्लियर की तरह इस बात को मानिएगा, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर सिविलाइजेशन को तबाही दे सकता है ह्यूमैनिटी को, वैसे ही पानी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करता है। और अगर कल मानिए कि इसके ऊपर अगर जंग होती है तो उस जंग में चीन भी शामिल होगा डायरेक्टली। ये आप इस बात को समझिएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि पानी के ऊपर बाकायदा युद्ध हो सकता है, जंग हो सकती है। जी हाँ, मैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, और अगर जंग होती है तो उसमें चीन भी उसका पार्ट बन जाएगा। जब टेररिज्म पे जंग हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय चीन डायरेक्टली शामिल नहीं हुआ था, मदद कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे ये कह रहा हूं, और ये एक इशू है जो मुझे रात को बहुत चिंता कर, आई गेट वरिड, because I know that water wars can turn into a hot war,
और उस वॉर के अंदर चाइना विल गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व, क्योंकि वजूद का सवाल है, पानी तो वजूद है। अरे साहब, पानी की बात है। चाइनीज जो है, उनके जो विक्टर गांव हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, जो ईरान लड़ाई में भी बोल रहे हैं, जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी बोल रहे थे, उन्होंने साफ बोला है कि जहां तक पानी का ताल्लुक है, हम ऊपर बैठे हैं, आप बीच में बैठे हो और नीचे पाकिस्तान है। बिल्कुल। और इसी बात पे श्याम सरन ने एक आर्टिकल भी लिखा है, लेकिन इससे पहले कि मैं आऊं श्याम सरन के आर्टिकल पे, मुझे थोड़ा सा आपसे ये चर्चा ये करना चाहती हूँ। मुझे सिक्योरिटी के मामलात की कम जानकारी है, लेकिन मुझे राजनीति थोड़ा मैं समझती हूँ कि आतंकवाद को लेकर, टेररिज्म को लेकर क्यों आज दुनिया में टेररिज्म बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने उसे अपने एजेंडे से हटा दिया है। 9/11 के बाद 20 साल तक लगातार कहता रहा कि दुनिया में अगर एक ही समस्या है तो वो है टेररिज्म। टेररिज्म, सबको टेररिज्म के इर्द गिर्द उसने घुमाया, जिसमें हमारा भी मुद्दा शामिल रहता था। फिर ओबामा साहब आए, वो क्लाइमेट चेंज का जिक्र करने लगे। अब इनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो मुद्दा नहीं है, तो इसलिए वो रेडार से गायब हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम आतंकवाद की मार सह रहे हैं, जो पहलगाम में हमारे साथ हुआ है, जो बाकी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, वो कहीं किसी थिन एयर में नहीं है, वो फिजा में या खिजा में नहीं है, वो तो हुआ है, हम तो पीड़ित हैं। देखिए, इसमें दो बातें समझने वाली हैं। पहली बात यह है कि अभी जो है दुनिया में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज हो रहा है। एक ऑर्डर जो था, जिसको हम बोलते थे रन बाय द अमेरिकन्स, उसके रूल टूट चुके हैं। एक नया ऑर्डर बन रहा है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जहां नए रूल्स बन रहे हैं, जिसमें ईरान और वेस्ट एशिया की लड़ाई एक अहम भूमिका निभा रही है। तो जब दुनिया बिटवीन द ऑर्डर्स होती है, दैट इज एन एरा ऑफ वॉर, बिकॉज रूल्स एक टाइप के टूट चुके हैं, and it is an era of war and everybody is talking of geopolitics. People are talking about conventional wars. They are not talking about terrorism. पहली बात। दूसरी बात, SCO है। मैं इस SCO का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अभी SCO की मीटिंग हुई है किर्गिस्तान में, जहां फॉरेन मिनिस्टर्स गए थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए। ठीक है ना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर आसियान में थे, वहां पर मीट में, और वहां बात कर रहे थे फिर से टेररिज्म की। अब टेररिज्म की तो पाकिस्तान भी बात कर रहा है कि आप जो है वो बलूचीज को आप उसको कर रहे हैं, आप सपोर्ट दे रहे हैं, ये उनकी एलिगेशन है। कहने का मतलब ये है, SCO भी जो था, जो शुरू हुआ था SCO टेररिज्म को लेकर, आज SCO भी बात कर रहा है डेवलपमेंट की। SCO का पूरा ढांचा बदल गया है, मैं आपसे ये कह रहा हूं। और वो कैसे, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1 सितंबर 2025 को जब चाइना के अंदर SCO समिट हुई थी टिंजियान में, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, तो वहां पहली बार ये जिक्र हुआ कि SCO के अंदर भी 10 इयर्स डेवलपमेंट प्लान होगा, SCO का अपना बैंक होगा, जैसे ब्रिक्स का बैंक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, हम बार बार जो बोलते रहते हैं टेररिस्तान, पाकिस्तान, ये वो, अरे भाई, पाकिस्तान की तो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ रही है ना, तो उसको आप समझने की पहले कोशिश करिए। जहां तक टेररिज्म का ताल्लुक है, मैंने शुरू से कहा था ये, और ये कोई नई बात नहीं है, मैं ये बात बोल रहा हूं 2000 से, पहली किताब में मैंने लिखा हुआ है कि जो टेररिज्म है, दैट इज द फर्स्ट टाइम आई रोट माय फर्स्ट बुक इन 2000, इट क्लियरली सेज दैट दिस इज अ मिलिट्री प्रॉब्लम। अगर आज आपके पास ताकत हो, मिलिट्री ताकत, तो पाकिस्तान क्यों करेगा प्रॉक्सी वॉर? वो करेगा ही नहीं, तो सीधे जंग होगी। तो हम तो सिंदूर क्या था? सिंदूर सीधे सीधे जंग नहीं थी। देखिए, सिंदूर पे अब फिर से हम आ गए, तो सिंदूर पे हमने क्या किया? हमने वहां टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर रहे हैं, हाँ। और एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। इस पर तो मैं बहुत बड़ी बात कर चुका हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। आप ये कह रहे हैं दुनिया सुन नहीं रही। They are also saying the same thing because the as far as the world is concerned, पूरी दुनिया, टेररिज्म इज अ इशू, बट देयर आर बिगर इश्यूज टुडे। इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज जो है वो टेररिज्म से ज्यादा बड़ा इशू है। तो हम क्या डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए टेररिज्म की बात ज्यादा करते हैं? जब हमारे रक्षा मंत्री या हमारे दूसरे मंत्री जब बात करते हैं कि हम टेररिज्म का शिकार हैं, तो क्या ये घरेलू हम अपनी जो इकोनॉमिक राइज है वो डिपेंडेंट नहीं हो सकता चाइना के इकोनॉमिक राइज पर आज हालत ये है, हमारे रिलेशन नॉर्मल नहीं है, पर चाइना हमारा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बिल्कुल, ये भी दुरुस्त है, नंबर 1। बल्कि गलवान के बाद और बढ़े हैं कारोबारी रिश्ते। तो कहने का मतलब ये है, आप इस बात को एक तो ये समझिए। दूसरी बात क्या है, एक होती है जिसे कहते हैं विल टू फाइट, क्योंकि आपने लड़ाई की बात करी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था, जयशंकर ने एक टेलीविजन चैनल में कहा था, हाउ कैन आई फाइट विद अ कंट्री चाइना जिसकी 5 गुना मेरे से ज्यादा इकोनॉमी बड़ी है। ठीक है, हमारी 4 ट्रिलियन है,
उनकी जो है 19 ट्रिलियन है, 20 ट्रिलियन है, 5 गुना हो गई। पर व्हाट अबाउट ईरान? 300 बिलियन और 32 बिलियन से लड़ाई कर रहा है। 32 ट्रिलियन 32 ट्रिलियन से लड़ाई कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है हम एक तो लड़ाई, हमारी सरकार जो है ना उसमें वो है नहीं लड़ाई करने का, और वो पूरा रिकॉर्ड है इस पे। आप हाँ, कभी हम जंग लड़ तो चुके हैं। ना वो चलिए वो फिर कभी उस पर बात करेंगे। वो हमने कोई जंग नहीं लड़ी है अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेट्स गेट दैट क्लियर। A war is a war. It's something entirely different from doing a terrorist operation, anti-terrorist operation. अंदर कर लिया, बाहर कर लिया, that is entirely कोई फुल फ्लेजेड जंग नहीं है। लेकिन इसके अलावा देखिए, आप नया देश था, 62 की लड़ाई याद है, और तमाम तरह की लड़ाइयां हुई हैं। वो तो बातें कर ही नहीं नहीं, रहा मैं कह रही हूँ नया और कमजोर देश था, गरीब देश था, और उस वक्त जो हुआ वो हुआ। लेकिन भारत अब एक ताकतवर सरकारें लड़ती हैं अपनी इज्जत के लिए। ईरान लड़ रहा है अपनी इज्जत के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चीन से लड़ाई करिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चीन को पहले ये तो पता चले कि आप में लड़ाई करने की ताकत है। अब बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ, और वो वापस मैं वहीं जहां से शुरुआत की थी, आपको 360 वहीं ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि भारत में भी लोग शायद ये भूल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो जुनून है ये इस वक्त जो जंतर मंतर पर है, उसमें ये बात भूल रहे हैं कि अभी भी देश में करोड़ों बेरोजगार लोग हैं, अभी भी देश की इकोनॉमी काफी खराब है, अभी भी लोगों को बहुत महंगा सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, और ये पूरा संकट बढ़ता चला जाएगा जितनी ये जंग आगे बढ़ती चली जाएगी। तो मुझे ये बताइए, कोई आपके दिमाग में ऐसा कोई घड़ी है जो ये बता सके, कोई कैलेंडर, कि अब ये माना जाएगा कि ये जंग खत्म हो जाएगी, यहाँ पर पीस प्रोसेस इस तरह से कम हो जाए कि ये जंग पूरी तरह खत्म भी ना हो, तब भी हमें ना असर पड़े इसका? मतलब आप वेस्ट एशिया की जंग की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए वेस्ट एशिया की जंग जो है अब वो खत्म हो चुकी है। अभी जो हो रहा है, जो दोबारा जंग शुरू हो रही है, वो जंग ये है कि अमेरिका जाना नहीं चाहता है वेस्ट एशिया से। उसका मैंने आपको कारण दे दिया। मैं पूछ रही हूँ कि क्या आपके पास एक मोटी कैलकुलेशन हमारे दर्शकों को ये दे दीजिए कि भाई अगर ये 3 चीजें हो जाएंगी तो ये जंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां की जो जंग है वो हमारी अर्थव्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। कल प्रेसिडेंट ट्रंप कहे कि मैं जा रहा हूं वहां पर, और मैं ये MOU जो ऑलरेडी साइन कर चुका हूं उसको फाइनल डील करने को तैयार हूं, तो जंग खत्म हो गई। उसमें है क्या? वो तो कमांडर इन चीफ के ऊपर है ना, प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर है। लेकिन वो तो हॉर्मुज़ छोड़ेगा नहीं ईरान। नहीं, वो आप भूल जाइए, वो अब ईरान के पास है। वो प्रेसिडेंट ट्रंप कितनी भी कोशिश कर ले, अब वो ईरान उसको छोड़ेगा नहीं। वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इज विद द ईरानियंस।